हेलो डॉक्टर्स। तो आज हमारा आरबीसी का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को कवर कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने पढ़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, प्रॉपर्टीज ऑफ आरबीसी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी एंड द फंक्शंस ऑफ आरबीसी। ठीक है, अगर आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं तो आप लेक्चर नंबर 1 और 2 को पढ़ लीजिएगा, तब आप लेक्चर नंबर 3 को पढ़िएगा, आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आरबीसी के लेक्चर नंबर 3 पे। और इस लेक्चर में हमारा मेन फोकस रहेगा, इसमें हम मेनली स्टडी करेंगे वेरिएशन इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ आरबीसी। कि आरबीसी के शेप, साइज और नंबर में क्या डिफरेंस आता है वो हम समझेंगे। पहले हम इनका नॉर्मल काउंट देख लें या नॉर्मल शेप देख लें। तो आपको पता है कि आरबीसी की जो नॉर्मल शेप होती है वो आपको पता है कैसे होती है, बाइकॉनकेव डिस्क शेप होती है। कैसे होती है? बाइकॉनकेव डिस्क शेप होती है। और नॉर्मल साइज आप देखो तो 7.2 माइक्रोन होता है। और अगर आप नंबर देखो तो मेल्स में अप्रोक्सीमेटली 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, ये होता है। और फीमेल में थोड़ा सा कम होता है, 4.5 to 5 मिलियन क्यूबिक पर एमएम। ठीक है, तो ये तो हो गई नॉर्मल चीजें कि नॉर्मल शेप क्या होती है, नॉर्मल साइज क्या होता है और नॉर्मल नंबर क्या होता है, काउंट क्या होता है। अब हम बात करते हैं अगर इनमें वेरिएशंस आए, इनमें क्या आए, वेरिएशन आए, चेंजेस आए। ठीक है, वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेरिएशन इन शेप से, कि अगर शेप चेंज हो जाए तो हमने आपको बताया था कि आरबीसी की नॉर्मल शेप जो होती है वो कैसे होती है, बाइकॉनकेव डिस्क शेप होती है। डिस्क शेप का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप इसको देखिए, ये क्या है, एक तरह की डिस्क है। ये क्या है, एक तरह का डिस्क है। इसको आप टॉप व्यू में देखिए, अगर आप इसका टॉप व्यू देखेंगे, आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसका टॉप व्यू है। दिस इज टॉप व्यू बाइकॉनकेव। ठीक है, अब बाइकॉनकेव कैसे, ये तो डिस्क शेप हो गई। अब बाइकॉनकेव कैसे डिफाइन करोगे, आप इसको यहां से काट दीजिए। जब आप इसको यहां से काटेंगे तो आपको, आप साइड व्यू जब आप देखेंगे इसका, जब आप इसका साइड व्यू देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके की होती है, कुछ इस तरीके की दिखती है। तो ये हो जाता है बाइकॉनकेव। ठीक है, ये साइड व्यू, ये तो टॉप व्यू और ये है साइड व्यू। ठीक है, चलिए अगर इसमें वेरिएशंस आ जाए, कैसे वेरिएशंस आ जाए, जैसे कि मान लीजिए एक डिसीज होती है जिसका नाम होता है सिकल सेल एनीमिया। कौन सी डिसीज होती है? सिकल सेल एनीमिया। इस सिकल सेल एनीमिया डिसीज में क्या होता है, आपका क्रोमोसोम नंबर जो 11 होता है, क्रोमोसोम नंबर जो 11 होता है, इसमें एक जीन होता है। क्या होता है? एक जीन होता है जो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। अगर इस जीन में क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, क्या हो जाए इस जीन में, इस जीन में क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए। क्या हो जाए? म्यूटेशन हो जाए। तो इस जीन में जब म्यूटेशन होता है तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो होता है इसका प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, और हीमोग्लोबिन का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो जाता है, और ऑक्सीजन के टेंशन की वजह से जो आरबीसी की जो शेप होती है, आरबीसी की जो शेप होती है वो क्रिसेंट शेप हो जाती है, या फिर आप कह सकते हैं सिकल शेप हो जाती है, या फिर आप ऐसा कहें कि हाफ मून शेप की हो जाती है। कुछ इस तरीके की सेल्स हो जाती है। आरबीसी की जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है, और इसको हम बोलते हैं क्रिसेंट शेप सेल या फिर सिकल सेल। ठीक है, तो बाइकॉनकेव डिस्क शेप से क्रिसेंट शेप में कन्वर्ट होना, ये क्या है, वेरिएशन है। ठीक है, वेरिएशन। और ये किस डिसीज में होता है? सिकल सेल एनीमिया में। इतनी बात समझ में आ गई। और क्या क्या शेप हो सकती हैं? अगर आरबीसी ग्लोबुलर हो जाए, क्या हो जाए, ग्लोबुलर। ये कब होता है? अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 सही से पढ़े होंगे तो हमने आपको उसमें बताया था कि सपोज करिए एक आरबीसी है और ये एक डिस्क शेप में है। किस शेप में है? डिस्क शेप में है। तो इसको इस शेप में मेंटेन कौन रख रहा है? इसका कोई साइटोस्केलेटन होगा। जैसे हमारी बॉडी का एक पोस्चर मेंटेन है, हम सीधे खड़े हो पाते हैं, हमारा बॉडी का एक पोस्चर है, एक फिगर है, वो किसकी वजह से? हमारी बोन्स की वजह से। तो आरबीसी का जो भी एक फिगर है, जो भी एक पोस्चर है, वो किसी की वजह से तो होगा, यानी उसका साइटोस्केलेटन। और उसका जो साइटोस्केलेटन होता है वो मिलकर बना होता है एक्टिन और स्पेक्ट्रिन से। किससे? एक्टिन और स्पेक्ट्रिन के फाइबर से। किससे? एक्टिन और स्पेक्ट्रिन। ठीक है, अगर इसमें से स्पेक्ट्रिन को, एक्टिन और स्पेक्ट्रिन इसमें से हटा दिए जाए, अगर इसमें से एक्टिन और स्पेक्ट्रिन हटा दिए जाएं जो कि इसको साइटोस्केलेटन प्रोवाइड करते हैं, जो इसका फ्रेमवर्क बनाते हैं, तो ये डिस्क शेप अपनी लूज कर देती है और कैसी हो जाती है, ग्लोबुलर हो जाती है। कैसी हो जाती है? ग्लोबुलर हो जाती है। और उस ग्लोबुलर शेप की आरबीसी को हम बोलते हैं स्फेरोसाइटिक आरबीसी। क्या बोलते हैं? स्फेरोसाइटिक आरबीसी। और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्फेरोसाइटोसिस। ठीक है, तो स्पेक्ट्रिन के लॉस की वजह से
आरबीसी जो होती है वो ग्लोबुलर हो जाती है, यानी वो अपनी ओरिजिनल शेप जो थी डिस्क शेप उसको लूज करके ग्लोबुलर हो जाती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरोसाइटोसिस, और आरबीसी को बोलते हैं स्फेरोसाइटिक आरबीसी। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके ब्लड में आरबीसी की शेप अनयूजुअल है, यानी कोई पर्टिकुलर शेप है ही नहीं, कोई आरबीसी किसी शेप में है, कोई आरबीसी किसी शेप में है, यानी कि अनयूजुअल आरबीसी है, और ये अनयूजुअल जो शेप है वो किसकी वजह से आ रही है, कि उनकी सेल मेम्ब्रेन में कोई डिफॉर्मेशन आ जाए। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से अगर डिफरेंट अनयूजुअल शेप हो रही है आरबीसी की, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉइकिलोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, पॉइकिलोसाइटोसिस। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा। अनयूजुअल शेप ऑफ आरबीसी ड्यू टू डिफॉर्म सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज पॉइकिलोसाइटोसिस। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलता है। ये तो हमने बात की थी शेप में चेंज आए। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइज में चेंज आए। ठीक है, तो साइज हमने आपको बताया था कि इसका जो नॉर्मल डायमीटर होता है वो 7.2 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, अब ये डायमीटर है इसका, नॉर्मल डायमीटर। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें चेंजेस आए, क्या है, इसमें चेंजेस आए, क्या हो सकता है कि साइज कम हो सकता है। मान लीजिए ये 7.2 है, ये जो डायमीटर है ये कितना है, 7.2 डायमीटर। ठीक है, अब मान लीजिए क्या हो, आरबीसी का साइज छोटा हो जाए, आरबीसी क्या हो जाए, इससे छोटी हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं मैक्रोसाइटिक आरबीसी। क्या बोलेंगे, मैक्रोसाइटिक आरबीसी, यानी कि इसमें साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये कम क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, कॉज क्या है, तो कॉज होता है आयरन की डेफिशिएंसी। आयरन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो आरबीसी का जो साइज है वो क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, और उसको हम माइक्रोसाइटिक आरबीसी बोलते हैं। अच्छा, साइज कम होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या सिम्टम्स आएंगे, तो प्रोलॉन्ग्ड फोर्स्ड ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी, ये सिम्टम्स आएंगे। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा ब्लड का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड अगर आपको डिटेल में समझना हो तो हमने प्लाज्मा प्रोटीन वाला एक लेक्चर डाला हुआ है, आप उसको पढ़िएगा, वहां आपको डिटेल में समझ में आएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब बेसिकली मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई ब्लड है, ठीक है, और ये टिश्यू फ्लूइड है, क्या है, टिश्यू फ्लूइड है, तो इस टिश्यू फ्लूइड में वाटर को, टिश्यू फ्लूइड से वाटर को खींचना, टिश्यू फ्लूइड से वाटर को इस कैपिलरी में खींचना, वापस कैपिलरी में लाना, उसके लिए जो प्रेशर लगाया जाता है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। मैंने क्या कहा, इस टिश्यू फ्लूइड में से वाटर को वापस कैपिलरी में, ब्लड कैपिलरी में खींचने के लिए एक प्रेशर लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने अभी पढ़ा कि साइज कम हो जाए। अब हम पढ़ेंगे कि मान लीजिए आरबीसी का साइज बढ़ जाए, 7.2 माइक्रोन से बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए, तो अगर 7.2 से बढ़ जाता है तो आरबीसी क्या होगी, लार्ज साइज की होगी, साइज बढ़ जाएगा। और साइज बढ़ता क्यों है, उसका कॉज क्या है, तो विटामिन B12 की जब डेफिशिएंसी हो जाती है या फिर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है, तब इन दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से आरबीसी का साइज बढ़ जाता है। आरबीसी का साइज इसलिए बढ़ जाता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। तो अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसको हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, और इस केस में क्या होता है, साइज ऑफ आरबीसी इंक्रीज हो जाता है, साइज ऑफ आरबीसी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब इसका सिम्टम्स क्या होंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर हम पहले बता चुके हैं। और जो डिसीज कॉज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ओके, अब एक बात आती है कि साइज, अगर मान लीजिए आपने एक ब्लड ऑब्जर्व किया, उसमें क्या होगा, आरबीसी डिफरेंट साइज की है, डिफरेंट साइज की है, यानी स्मॉल साइज की भी आरबीसी है, लार्ज साइज की भी आरबीसी है, और नॉर्मल साइज की भी आरबीसी है। यानी क्या है, सेल्स हैं विद डिफरेंट साइजेस, यानी छोटी आरबीसी भी है, बड़ी आरबीसी भी है, नॉर्मल साइज की भी आरबीसी है। ठीक है, तो आप ना तो प्रॉपर माइक्रोसाइटिक बोल सकते हैं क्योंकि उसमें बड़ी आरबीसी भी है, ना आप उसको मैक्रोसाइट आरबीसी बोल सकते हैं क्योंकि उसमें छोटी भी है। तो अगर डिफरेंट साइज की पाई जाए, स्मॉल भी पाई जाए, लार्ज भी पाई जाए, नॉर्मल भी पाई जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एनाइसोसाइटोसिस। ठीक है, और सेल्स को हम बोलते हैं एनाइसोसाइट्स। ठीक है, एनाइसोसाइट्स आरबीसी, जब हमारे ब्लड में डिफरेंट साइज की आरबीसी पाई जाती है। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है, ये एक डिसीज में होता है, उस डिसीज को बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। तो ये जो एनाइसोसाइट्स आरबीसी में पाई जाती है, ये किस डिसीज की कंडीशन में पाई जाती है, परनीशियस एनीमिया। अब परनीशियस एनीमिया क्या होता है, परनीशियस एनीमिया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का ही एक टाइप होता है। देखो, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हमने तब बोला था जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए,
यानी विटामिन B12 हमारी बॉडी में हो ही ना, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी हो हमारी बॉडी में, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। लेकिन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया तब होता है जब, सॉरी, परनीशियस एनीमिया तब होता है जब हमारी बॉडी में, हमारे जो स्टमक होता है उससे एक फैक्टर निकलता है जिसको हम बोलते हैं कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर इसकी कमी हो जाए, कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर ये हमारे स्टमक से निकलता है और इसका फंक्शन होता है विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करना। अब देखो ये वाला जो केस है परनीशियस एनीमिया, इसमें विटामिन B12 प्रेजेंट तो है बट वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है। यहां हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी थी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में बॉडी में डेफिशिएंसी थी। यहां विटामिन B12 प्रेजेंट तो है बट उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। और एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं हो पा रहा है कि जो एब्जॉर्ब करने वाला था, कौन, कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, जो एब्जॉर्ब करने वाला था, कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, ये एब्जॉर्ब करने वाला था और ये कहां से निकलता था, स्टमक से, ये निकल नहीं रहा है, ठीक है। तो डेफिशिएंसी यहां किसकी है, कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर की। तो अगर जो परनीशियस एनीमिया होता है ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का एक टाइप होता है जिसमें हमारी बॉडी विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। और एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं निकल रहा है, कहां से, स्टमक से। तो इसमें किसकी डेफिशिएंसी होती है, कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर की, और उसकी वजह से किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन B12 की, ठीक है। तो ये हमने आपको बेसिकली बताया वेरिएशन इन शेप एंड साइज। हमने शेप में वेरिएशन में डिस्कस किया, साइज में हमने वेरिएशन डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर में वेरिएशन, कि आरबीसी के नंबर में, काउंट में वेरिएशन हो। तो नॉर्मल काउंट हमने आपको बता चुके हैं, जो नॉर्मल काउंट था वो हम आपको बता चुके हैं। मेल्स में, एडल्ट मेल में जो काउंट होता है वो 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm होता है, जबकि एडल्ट अगर फीमेल की बात करें तो 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक mm होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं वेरिएशन इन नंबर ऑफ आरबीसी। आरबीसी के जो काउंट है, ये जो काउंट हमने बताया था, ये आरबीसी का काउंट या तो इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला वाला केस पढ़ेंगे कि अगर आरबीसी का काउंट इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज इन आरबीसी वाला केस पढ़ेंगे। अगर आरबीसी का काउंट इंक्रीज हो जाता है, अगर आरबीसी का काउंट इंक्रीज हो जाता है तो उस डिसीज को हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। आरबीसी का काउंट अगर बढ़ जाता है तो हम इसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया, याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपोर्टेंट है। आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया। अब बढ़ने के दो रीजन हो सकते हैं, एक होता है फिजियोलॉजिकल रीजन और एक होता है पैथोलॉजिकल रीजन। फिजियोलॉजिकल रीजन का मतलब होता है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में कोई दिक्कत है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म में कोई दिक्कत है, ठीक है। और पैथोलॉजिकल मतलब किसी डिसीज की वजह से ऐसा हो रहा है, कोई एक्सटर्नल एजेंट या किसी डिसीज, कोई हमारी बॉडी में डिसीज। ठीक है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म में डिसऑर्डर, मेटाबॉलिज्म में चेंज की वजह से है। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल बीएमआर होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, उसमें चेंज की वजह से है। और पैथोलॉजिकल यानी किसी डिसीज कंडीशन की वजह से है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया, आरबीसी का नंबर अगर इंक्रीज हो जाए तो उसको पॉलीसाइथीमिया बोलेंगे। और इंक्रीज होने के दो रीजन हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। जो फिजियोलॉजिकल होता है उसमें जो आरबीसी के नंबर में चेंज आता है वो थोड़ा बहुत आता है और वो थोड़े टाइम के लिए होता है, थोड़े टाइम बाद वापस आपकी आरबीसी क्या हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी खुद से ही। ये तो था फिजियोलॉजिकल। लेकिन पैथोलॉजिकल में ऐसा नहीं होता। पैथोलॉजिकल में क्या होता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, एबनॉर्मल इंक्रीजमेंट आता है। क्या आता है, एबनॉर्मल इंक्रीजमेंट आता है। और विदाउट ट्रीटमेंट ही क्या नहीं होता है, ठीक नहीं होता है, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया और पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया में अंतर समझ में आएगा। फिजियोलॉजिकल में चेंज आएंगे वो टेम्परेरी होंगे और मार्जिनल होंगे, मतलब थोड़ा बहुत इंक्रीज आएगा और कुछ टाइम बाद वो खुद से ठीक हो जाएगा। लेकिन पैथोलॉजिकल मतलब डिसीज की वजह से होगा और उसमें क्या होगा, इंक्रीजमेंट बहुत ज्यादा होगा। इंक्रीजमेंट क्या होगा, एक बहुत लार्ज स्केल पे होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपना पहला वाला फिजियोलॉजिकल, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल में हम सबसे पहले देखना चाहेंगे कि एज की वजह से क्या डिफरेंस आता है। तो जब किसी भी बच्चे का बर्थ होता है, तो जब किसी भी बच्चे का बर्थ होता है तो उसकी सारी बोन्स, उसकी बोन्स भी क्या बना रही, सारी बोन्स बना रही होती हैं आरबीसी। सारी बोन्स में जो बोन मैरो होते हैं वो क्या बना रहे होते हैं, ब्लड सेल्स बना रहे होते हैं, आरबीसी बना रहे होते हैं। यानी पूरी बॉडी की बोन्स क्या हो रही होती है, ब्लड सेल्स बना रही होती हैं, आरबीसी बना रही होती हैं। इसलिए बर्थ के टाइम पे जो होता है आरबीसी का काउंट बहुत ज्यादा होता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है 8 to 10 मिलियन पर क्यूबिक mm। 10 दिन बाद एक सडन डिक्रीजमेंट आता है और फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है एडल्ट कंडीशन तक ये फिर वापस कितना हो जाता है, एडल्ट कंडीशन आने तक ये वापस कितना होता है, जो नॉर्मल काउंट होता है उतना हो जाता है, 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm, ठीक है। तो बर्थ के टाइम पे बहुत ज्यादा होगा क्योंकि पूरी बॉडी की जो बोन मैरो है, पूरी बॉडी का जो बोन है
वो आरबीसी का फॉर्मेशन कर रहा है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। इसलिए अगर आप कंपैरिजन करें एक इन्फेंट में, ठीक है, इन्फेंट में या फिर आप कर रहे हैं प्यूबर्टी, आपका ग्रोइंग चिल्ड्रन में, इन्फेंट में या ग्रोइंग चिल्ड्रन में, तो उसमें आरबीसी ज्यादा होती है एडल्ट की कंपैरिजन में। रीजन क्या है? क्योंकि उसकी पूरी बॉडी की सारी बोन्स जो होती हैं, सारा बोन मैरो जो होता है वो रेड बोन मैरो होता है। कैसा बोन मैरो होता है? रेड बोन मैरो होता है, या फिर आप कह सकते हैं एक्टिव बोन मैरो होता है। उसकी पूरी बॉडी का जो बोन मैरो होता है वो एक्टिव बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो होता है। लेकिन जैसे जैसे वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है, जैसे जैसे वो एडल्ट होता है, ये रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट होता है। येलो बोन मैरो मतलब इनएक्टिव बोन मैरो, तो इनएक्टिव बोन मैरो में कन्वर्ट होता है और ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कम हो जाता है, हो जाता है, और आरबीसी का भी फॉर्मेशन क्या होता है? कम हो जाता है। और एडल्ट कंडीशन तक आते आते ये आरबीसी का जो काउंट है वो कितना हो जाता है? 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। ठीक है, अगर हम सेक्स की बात करें तो अगर फीमेल में बात करें तो प्यूबर्टी से पहले और मीनोपॉज के बाद, ठीक है, प्यूबर्टी से पहले और मीनोपॉज के बाद आरबीसी का जो काउंट होता है वो मेल और फीमेल में अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। रीजन क्या है? कि प्यूबर्टी और मीनोपॉज के बीच में मेस्ट्रुअल साइकिल चलती है, और मेस्ट्रुअल साइकिल की वजह से फीमेल्स में ब्लड का लॉस होता है। क्या होता है? ब्लड का लॉस होता है, और ब्लड का लॉस होने की वजह से आरबीसी का काउंट इस टाइम पीरियड में, जब उसका मेस्ट्रुअल साइकिल वाला जो पीरियड होता है, आरबीसी का काउंट कम होता है। ठीक है, प्यूबर्टी से पहले और मीनोपॉज के बाद आरबीसी का काउंट मेल और फीमेल में सेम रहेगा, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल आरबीसी का काउंट फीमेल में कम रहेगा। क्यों? क्योंकि पर मंथ क्या होता है? ब्लड का लॉस होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएं, ठीक है, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएं, मान लीजिए आप माउंट एवरेस्ट पे चले गए, ठीक है, ऊपर जाने पे तो वहां क्या कंडीशन होती है? तो जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहां आपको ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया होने की वजह से जैसे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, आपकी किडनी जो होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है, और किडनी स्टिमुलेट होकर एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं इराथ्रोपोइटिन। क्या बोलते हैं? इराथ्रोपोइटिन। ये इराथ्रोपोइटिन जाके किसको स्टिमुलेट करता है? बोन मैरो को। बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है, और बोन मैरो से क्या कराता है? आरबीसी का प्रोडक्शन कराता है, और आपका आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है। तो आपको समझ में आ गया, जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, या जो भी लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, उनके अंदर आरबीसी का काउंट, अगर आप कंपेयर करें उन लोगों के जो जमीन पे रहते हैं, मतलब जमीन पे तो सब रहते हैं, जो ग्राउंड पे रहते हैं, लो एल्टीट्यूड पे रहते हैं, उनके कंपैरिजन में जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं उनके अंदर आरबीसी का काउंट ज्यादा होगा। जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं उनके अंदर आरबीसी का काउंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू उन लोगों के जो लो एल्टीट्यूड पे रहते हैं। रीजन बता दिया, हाइपोक्सिया हो जाएगा, किडनी स्टिमुलेट होगी, इराथ्रोपोइटिन निकलेगा, वो बोन मैरो पे एक्ट करेगा और आरबीसी का काउंट बढ़ा देगा। और सिमिलरली अगर आप मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं, या फिर जब आप इमोशनल कंडीशन में होते हैं या आप एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम पे आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। कौन सी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज हो जाता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन मतलब इमरजेंसी हार्मोन। अब ये एड्रेनलिन क्या करता है? ये स्प्लीन में कॉन्ट्रैक्शन लाता है। स्प्लीन में क्या होता है? स्प्लीन में आपका ब्लड कलेक्ट रहता है, उसको हम ब्लड बैंक भी बोलते हैं। स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं? स्प्लीन का दूसरा नाम ब्लड बैंक। ठीक है, इसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं, इसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलता है। ठीक है, तो ये ब्लड को स्टोर भी करके रखता है। जब ये एड्रेनलिन क्या करता है? स्प्लीन में कॉन्ट्रैक्शन करता है, और स्प्लीन में जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तो स्प्लीन ब्लड रिलीज करती है, और उसमें जितना भी आरबीसी होता है वो उसको रिलीज कर देती है। तो इसकी वजह से आरबीसी का जो काउंट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आप बात करें टेम्परेचर की वजह से, तो अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका बीएमआर बढ़ेगा, और जब आपका बीएमआर बढ़ेगा तो आपका जो रेट ऑफ हेमेटोपाइसिस है, ठीक है, ब्लड का फॉर्मेशन है, वो भी बढ़ जाएगा। तो बीएमआर बढ़ने से भी आरबीसी का फॉर्मेशन बढ़ता है। खाना खाने के बाद, आफ्टर मील, खाना खाने के बाद आपकी बॉडी में आरबीसी का काउंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने बात की थी फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल वेरिएशन के बारे में। किसके बारे में? पैथोलॉजिकल वेरिएशन के बारे में। ठीक है, डिसीज कंडीशन वाले केस में। तो जब डिसीज कंडीशन वाला केस क्या है? पैथोलॉजिकल केस, जिसमें आरबीसी एबनॉर्मली इंक्रीज कर जाएगी, और इनका नंबर 7 मिलियन से भी एबव हो जाएगा। 7 मिलियन पर क्यूबिक एमएल से भी अगर इंक्रीज हो जाएगा तो हम कहेंगे ये पैथोलॉजिकल है, एबनॉर्मल इंक्रीज है। इसके दो रीजन होते हैं, ये दो तरह की होती है। एक होता है प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया, जिसको हम पॉलीसाइथेमिया वेरा भी बोलते हैं। ठीक है, पॉलीसाइथेमिया वेरा भी बोलते हैं। ये तब होता है जब आपके अंदर बोन मैरो का कैंसर हो जाए। किसका हो जाए? रेड बोन मैरो का
कैंसर हो जाए, मैलिग्नेंसी हो जाए, और अगर आपकी आरबीसी का जो काउंट है वो 14 मिलियन पर क्यूबिक एमएम से अगर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। पैथोलॉजिकल केस का पहला केस है प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया। वो तब होता है जब आपके रेड बोन मैरो में कैंसर हो जाए और आपकी आरबीसी का काउंट 14 मिलियन पर क्यूबिक एमएम से भी ज्यादा हो जाए, तो हम बोलेंगे ये प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया है, ठीक है, पैथोलॉजिकल कॉज। और जब इसमें बोन मैरो में कैंसर होगा तो आरबीसी के साथ साथ डब्ल्यूबीसी का काउंट भी इसमें इंक्रीज होता है, और डब्ल्यूबीसी जो जिसकी नॉर्मल रेंज 4000 से 11000 की थी, अब वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 24000 से भी ज्यादा पहुंच जाएगी, 24000 से भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया का जो कॉज था वो क्या था, बोन मैरो कैंसर। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया जो होता है उसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स, बहुत सारी डिसीज कंडीशन, हमारी बॉडी में अगर कोई डिसीज हो जाती है उसकी वजह से अगर आरबीसी का काउंट डिक्रीज होता है तो वो सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया है। यानी रेड बोन मैरो में कैंसर हो रहा है तो प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया। अगर किसी अदर रेड बोन मैरो में कैंसर के अलावा किसी अदर डिसीज में की वजह से आरबीसी का काउंट डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। जैसे मान लो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं, एम्फाइसीमा, मान लीजिए आपका जो ब्रोंकस है या फिर आपकी एल्वुलाई है या फिर आपका लंग्स है, वहां कोई डिसऑर्डर हो जाए, ठीक है, या फिर आपको कंजेनाइटल हार्ट डिसीज हो जाए, आपको दिल की कोई बीमारी हो जाए, या फिर क्रोनिक सीओ पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड की आपको पॉइजनिंग हो जाए, आपकी बॉडी के अंदर एक ज्यादा अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंच जाए, आप कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर लें, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भी आरबीसी का अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है, उसको हम सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। और ऐसा क्यों होता है, जब ये सारी डिसीज होती हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। और हाइपोक्सिया की होने की वजह से आपकी किडनी स्टिमुलेट होती है, वो इरेथ्रोपोइटिन रिलीज करती है, और इरेथ्रोपोइटिन जो क्या करता है, बोन मैरो को एक्टिवेट करता है और क्या करवाता है, आरबीसी का प्रोडक्शन करवाता है और आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो इन डिसीज में इस तरीके से आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है और हम इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। तो अब तक हमने डिस्कस किया कि आरबीसी का काउंट जब इंक्रीज होता है तो वो कैसे होता है, ठीक है, और उसको क्या क्या बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में कि आरबीसी का काउंट डिक्रीज होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। आरबीसी का काउंट जब डिक्रीज होता है तो हम उसको इरेथ्रोपिनिया बोलते हैं, ठीक है, याद कर लीजिए ध्यान से। जब बढ़ जाएगा तो पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया क्या है, बढ़ जाएगा तो पॉलीसाइथीमिया, और डिक्रीज हो जाएगा तो इरेथ्रोपिनिया बोलेंगे, ठीक है, जब डिक्रीज हो जाएगा तो। अब इसमें भी दो रीजन होंगे, फिजियोलॉजिकल यानी हमारी मेटाबॉलिज्म में कोई चेंज आए, और पैथोलॉजिकल यानी किसी डिसीज की वजह से, ठीक है। अब देखो जो फिजियोलॉजिकल होंगे, मैंने सिमिलरली पहले की तरह वो मार्जिनल होंगे, थोड़ा बहुत डिक्रीजमेंट होगा और थोड़े टाइम बाद वो वापस ठीक हो जाएंगे, यानी टेम्परेरी होंगे। पैथोलॉजिकल कंडीशन जो डिसीज वाली होगी उसमें एक लार्ज नंबर में क्या होगा, आरबीसी में डिक्रीजमेंट होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजिकल से। तो फिजियोलॉजिकल में जब आप स्लीपिंग कर रहे होते हैं, जब आप सो रहे होते हैं, तब आपकी आरबीसी का जो काउंट है वो थोड़ा सा क्या होता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जब प्रेगनेंसी होती है, तो जब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, हमारा जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, या फिर आप कह सकते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम जो होता है, हमारे ब्लड में दो पार्ट्स होते हैं, आपको पता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। तो जब प्रेगनेंसी होती है तो प्लाज्मा का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और ब्लड सेल्स जो होती हैं इनका काउंट क्या होता है, कम हो जाता है, यानी बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और बॉडी सेल्स क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो प्लाज्मा का वॉल्यूम तो बढ़ जाता है, लेकिन जो ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी वगैरह, ये सब कम हो जाता है, इनका काउंट कम हो जाता है, इसको हम बोलते हैं हीमोडाइल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं, हीमोडाइल्यूशन। तो इस वजह से आरबीसी का काउंट जो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। सिमिलर केस होता है जब आप डीप सी में चले जाएं, जब आप गहरे समुद्र में चले जाएं, तो हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है, हीमोडाइल्यूशन होता है। हीमोडाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा कंटेंट तो बढ़ जाएगा लेकिन सेल्यूलर कंटेंट कम हो जाएगा, और सेल्यूलर कंटेंट कम होने का मतलब है कि आरबीसी का काउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, आरबीसी का काउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे फिजियोलॉजिकल कॉजेज। अब हम बात करें पैथोलॉजिकल कॉज। तो पैथोलॉजिकल कॉज में का मतलब क्या है, डिसीज हो जाए, डिसीज की वजह से आरबीसी कम हो और एक लार्ज स्केल पे कम हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल इरेथ्रोपिनिया, ठीक है, एबनॉर्मल डिक्रीज। और आरबीसी में जब एबनॉर्मल डिक्रीज होता है, आरबीसी में क्या हो जाए, एबनॉर्मल डिक्रीज, क्या हो जाए, एबनॉर्मली डिक्रीज हो जाए, तो इस डिसीज को हम बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं, एनीमिया, ठीक है। एनीमिया अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाएंगे काफी डिटेल में।
तो उसे हम वहां कवर करेंगे। ठीक है, इस पूरे लेक्चर में आपको और कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका रिव्यू जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।